हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 10 के बारे में, जो है मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता: मैं एक परंपरावादी परिवार से हूँ। मेरे परिवार में ये प्रथा रही है कि महीने के कुछ दिनों में महिलाएं पूजा घर और मंदिर तो क्या, रसोई घर में भी नहीं जाती। ऐसी मान्यता हमेशा से चलती आई है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मेरी पीढ़ी की जो लड़कियां थीं उन्होंने इस तरह की प्रथा को मानना बंद कर दिया था। हाल ही में मेरी माँ ने किसी प्रसिद्ध गुरु की वीडियो देख ली जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण दे कर के समझाया कि क्यों मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को पूजा घरों और मंदिरों में वगैरह में जाने नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे पास अब कोई बहुत अच्छे तर्क नहीं बच रहे हैं माँ को समझाने के लिए। क्या इस बात में कुछ है दम की महीने के कुछ दिनों में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं और मंदिर नहीं जा सकती? आचार्य प्रशांत जी: इस तरह की किसी बात में कोई दम नहीं है देवी जी। शरीर थोड़े ही मंदिर जाता है, शरीर का कल्याण करने थोड़े ही मंदिर जाते हो। मन में दोष होते हैं ना, मन का दोष मिटाने मंदिर जाते हो, शरीर का दोष मिटाने तो अस्पताल जाते हो। शरीर में अगर कोई विकार है तो उसको ठीक करने कहाँ जाते हो? अस्पताल जाते हो। मंदिर तो मन का विकार है, ठीक करने जाते हो। तो शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका मंदिर जाने न जाने से क्या संबंध है भाई? एकदम 1% भी कोई संबंध नहीं है। एकदम मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है। और न जाने आज तक महिलाएं ऐसी बात को मानती क्यों आई हैं कि 4-5 दिन कहीं नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, रसोई नहीं जाना है। क्या पता इसलिए मानती आई हो कि 5 दिन तक खाना बनाने से मुक्ति मिलती हो। तो बोली बढ़िया है, मान ही लो। पुरुषों ने बात तो बहुत मूर्खतापूर्ण की है, लेकिन इसी बहाने 5 दिन तक खाना बनाने से निजात मिली। छोड़ो, मान लिया, बिल्कुल सही बात है। 5 दिन तक हम गंदे हो जाते हैं, खाना नहीं बनाएंगे, तुम ही बनाओगे खाना। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ये मजाक से आगे बढ़े खेत की है। कैसे आप ऐसी बातें मान सकते हो और अपनी बेटियों पर ऐसी बातें लाद सकते हो? फिर इसके बाद जब आपकी बेटियां धर्म के ही खिलाफ हो जाती हैं तो आपको बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है। आप कहते हो, अरे देखो, आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म को मानती ही नहीं है। तुम धर्म के नाम पर अपनी बेटियों से इस तरह की फिजूल बातें करोगे, उसके बाद ये उम्मीद करोगे कि तुम्हारी बेटी धर्म को सम्मान देगी, और फिर न जाने तुम कौन से गुरु जी की वीडियो बेटियों को दिखा देते हो। आजकल ये एक नए तरीके का धंधा चल रहा है कि पुरानी जो जो भी सड़ी गली प्रथा है उनको कोई भी फालतू का कुतर्क देकर के सही साबित कर दिया, और अगर वो जो तुम कुतर्क दे रहे हो उसमें 2-4 तुम साइंटिफिक वैज्ञानिक किस्म की बातें बोल दो तो ऐसा लगता है कि देखो, बिल्कुल एकदम सही साबित कर दिया कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ ही थी। और लोग एकदम ऐसे फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है, कहते हैं देखो हमारी संस्कृति में जो कुछ है उसके ऊंचा तो कुछ है ही नहीं। अरे जहाँ से ये परंपराएं आ रही हैं वो लोग महावैज्ञानिक थे, जो तुम्हारे देश के असली वैज्ञानिक थे उनका किसी का नाम तुमको पता नहीं होगा। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। तुमसे पूछूं आर्यभट्ट का नाम पता है? तुम्हें नहीं पता होगा। मैं तुमसे पूछूं तुम्हें सुश्रुत का नाम पता है? तुम्हें नहीं पता होगा, जो असली वैज्ञानिक थे। लेकिन प्राचीन भारत के नाम पर तुमको इस तरह की मूर्धाओं का पता है और तुम इनको आज साइंटिफिक सिद्ध करने पर तुले रहते हैं। और इसके करने के लिए तुमको कुछ स्यूडो साइंस वाले गुरुजी भी मिल जाते हैं, वो कभी लगी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही। एक छोटा सा कोट्स है: धर्म का काम किसी तरह की संस्कृति को बढ़ाना या प्रोत्साहित करना नहीं होता। धर्म का काम होता है सत्य को प्रोत्साहित करना। अब आगे, प्राचीन भारत का जो वास्तविक गौरव था उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। दर्शन शास्त्र में कौन से प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ दार्शनिक थे? तुम्हें नहीं पता होगा। नाट्य शास्त्र में कौन थे? तुम्हें नहीं पता होगा। साहित्यकार में कौन थे? तुम्हें नहीं पता होगा। वैज्ञानिक कौन थे? गणितज्ञ कौन थे? तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है। चिकित्सा शास्त्री कौन थे? तुम्हें कुछ नहीं पता। भारत ने इन सब क्षेत्रों में बहुत बहुत प्रगति की थी। विज्ञान में बहुत बिल्कुल चरम पर था। मैं असली विज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं उस विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहता है जो पुराने भारतीय लोग थे वो छूकर के तांबे को सोना बना देते थे। आजकल तो भारतीय वैज्ञानिकता के संबंध में इसी तरह की बात चल रही है कि अरे साहब, ये जो एटॉमिक एनर्जी है ये अमेरिका ने तो अभी खोजी है। हमारे यहाँ तो आज से 10 साल पहले
भी एटॉमिक एनर्जी थी। एक सज्जन आए थे, ये अमेज़न बहुराष्ट्रीय कंपनी की एलेक्सा आभासी सहायक तकनीकी है, ये रखी हुई है। तो देखा कि उसको बोला जा रहा है, एलेक्सा फलाना गाने बजाओ। वो गाना बजा देती है। बोले ये कोई चीज़ है? ये चीज़ तो हमारे रामायण महाभारत में बहुत पहले से मौजूद है। वहाँ तो जिस भी चीज़ को बोला जाता था फलाना काम करो, करने लगती थी। ये तो एलेक्सा सिर्फ गाने बजा सकती। हमारे देवता लोग तो पत्थर को बोलते थे चल उड़कर दिखा, पत्थर उड़ने लगता था। तो देखिए ये सब चीज़ें अमेरिका वगैरह को समझने में अभी वक्त लगेगा। ये सब कुछ नहीं है। ये तो पुराना इंडियन साइंस है जो उनको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तुम यही बेवकूफ़ी की बातें करते रहो और असली साइंस से कोई मतलब मत रखो। और मैं तुमको बता रहा हूँ, पुराने भारत का असली साइंस ये बहुत गहरा मतलब था। भारतीय गणितज्ञों ने जो उपलब्धियाँ हासिल की, आप पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबा देंगे। और मुझे बड़ा ये दुख रहता है कि आपको पुराने भारतीय गणितज्ञों के बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता इसलिए ज़माने को भी नहीं पता। मैं 7वीं में था तो हम लोगों को बेसिक लैंग्वेज आधारभूत भाषा में फाइनो बोनोकी श्रृंखला सिखाई गई थी। बिगनर्स ऑल पर्पस सिबलिंग इंस्ट्रक्शन कोड, आरंभिक हेतु, बहुउद्देशीय प्रतीकात्मक निर्देशन कोड, बेसिक एकदम, जो कंप्यूटर लैंग्वेज संगणक भाषा होती है जिससे शुरुआत की जाती है। उसमें जो शुरुआती प्रोग्राम है हमें लिखने को कहा जाता था, उसमें एक ये भी होता था, जनरेट द फाइनोबोनोकी सीरीज़, फाइबोनोकी श्रृंखला बनाएं। और फाइबोनोकी साहब एक इटली वासी, हमें पता ही नहीं था कि वो फाइबोनोकी सीरीज़ है। वो वास्तव में एक भारतीय द्वारा खोजी गई थी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं फाइनोबोनोकी ने कही हुई, लेकिन हमें उसका नाम भी नहीं पता। ये सब चीज़ें बिल्कुल काल के गाल में समाई जा रही थी। हम उनको खोज के निकालने की और उनको सम्मान देने की चेष्टा भी नहीं करते हम, बल्कि इस तरह की बातें करते रहते हैं। अभी आएगी दिवाली निकट ही, देखो नासा अमेरिका अंतरिक्ष संस्थान के एक सैटेलाइट ने ऊपर से भारत की दिवाली के दिन ये फ़ोटो ली है। देखो भारत कैसे जगमगा रहा है। तुम पागल हो गए हो? सही सही बताना, तुम्हारे विज्ञान में कितने नंबर आए थे? 10वीं में तुम फेल हुए थे ना। ऐसी बातें कोई महामूढ़ ही कर सकता है। तुम कह रहे हो ये जो चीनी झालरें तुम लगाते हो अपने घरों में, ये नासा के सैटेलाइट को वहाँ से दिखाई दे रही होंगी और जगमगा भारत का नक्शा जगमगा रहा होगा तो खूब चलता है। और लोग इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को बिल्कुल झनाझन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। और इस तरह की कोई भी बात तुम्हें सिद्ध करनी ही होती है तो नासा को ज़रूर बीच में ले आते हो। किसी दिन नासा तुम पर मुकदमा ना कर दे, देखना पर किस किस पर करेगा। यहाँ तो हर मोहल्ले में यही हो रहा है। कुछ दिन तुम्हें सिद्ध करना होता है, नासा ने कहा। जो तुम्हारा वास्तविक हीरा है उसका तुमको कुछ नहीं पता। भौतिकी के क्षेत्र में भारत कितना आगे था तुमको पता है। और ये बात कोई मैं कल्पना के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ सुनी सुनाई बात नहीं है, दस्तावेज है, ग्रंथ में परंपरा के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। एंड यू नो इन द फलानी ट्रेडिशनल इट इज़ सेंटेड, और आप जानते हैं फलानी परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि मैं इस भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ। किताबें मौजूद हैं, उनको पढ़ो। और वो किताबें कहीं छुपी हुई नहीं है, किसी खास गुरुजी के तहखाने में ही मिलेंगी। किताबें लाइब्रेरीज में रखी हुई थी। भारतीय विज्ञान निश्चित रूप से बहुत उन्नत पर था, पर वो नहीं था जैसी तुम अफवाहें उड़ा रहे हो। तुम जो अफवाहें उड़ा रहे हो वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। मैं इससे अब तुम्हें क्या समझाऊं, क्या स्पष्टीकरण दूं कि पीरियड्स में औरतें अपवित्र हो जाती हैं? क्या बताऊं? इसमें बोलने को ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। 1% भी इस चीज़ में सच्ची गहराई नहीं है। हाँ, इतना देखो ज़रूर है, तुम किसी भी जगह जाते हो और वो जगह अगर तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो इतना करते हो ना कि शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रख लेते हो। वो बात केंद्रीय नहीं है लेकिन करते हो। फिर भी तो उतना बस कर लिया करे। उस चीज़ को एक हाइजीनिक वैल्यू हो सकती है कि कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। और वो जो हाइजीन को लेकर के वैल्यू है तो चाहे मंदिर जाओ और चाहे अपनी दफ्तर की मीटिंग में जाओ, चाहे कहीं और जाओ, वो हर जगह लागू होती है।
तुम किसी से मिलने भी जाते हो और तुम्हारे जूतों में कीचड़ लगा हुआ है तो तुम जूते बाहर डोरमेट पर उतार देते हो ना। अपने घर में भी जाते हो तो जूते लेकर के तुम रसोई में तो नहीं घुस जाते। तो बहुत सीधी साफ सफाई वाली बात है कि इसका कोई आध्यात्मिक कोड बिल्कुल भी नहीं है। साफ रहो, सफाई से रहो। आत्मा का कोई संबंध तुम्हारी देह की किसी गतिविधि से नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसी गतिविधि जो तुमने मांगी नहीं, जो तुमने शुरू नहीं की, जिस पर किसी तरह का तुम्हारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, जिसमें तुम्हारी चेतना का किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है। एक सहज प्राकृतिक बात है, जैसे पेट में खाना पचना। ये ऐसी बात है कि कोई कहे कि अगर ठीक से खाना नहीं पचा तो तुम मंदिर मत जाओ। प्राकृतिक बात है भाई, मुझे क्या पता पचा है कि नहीं पचा है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि सोचिए, अगर आज भी 21वीं सदी में भी हमारे गाँवों की बेटियां अपने ही शरीर की सच्चाई को छुपाने पर मजबूर हैं। वो दर्द सहती हैं, चुप रहती हैं और श्रम के बोझ तले अपनी ही सेहत तक को खो देती हैं। मासिक धर्म कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति का विधान है, लेकिन हमने इसे ऐसा बना दिया है कि लड़की बोलने से डरती है, पूछने से डरती है, इलाज कराने से डरती है और इसी वजह से उनको न जाने कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं जो वो कभी जाती ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्यों हर बार सहन सिर्फ एक लड़की ही करे? उसको भी समझा जाए और उसको चुप रहना ना सिखाया जाए, उसको बोलना सिखाया जाए और बोलने का हक दिया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को बदलें, उसे समय दें, समझ दें और सबसे ज़रूरी बात, उसे बोलने का अधिकार दें। जब तक बेटियां खुलकर नहीं बोलेंगी तब तक ये चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी बीमारियां बनती रहेंगी। अब समय है शर्म को नहीं, समझ को बढ़ाने का। आपका क्या विचार है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।